हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फिजिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए फिजिक्स सब्जेक्ट का एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर आपके लिए शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 6 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। यानी कि ये पर्टिकुलर चैप्टर जो है हमारा एक न्यू चैप्टर, एक फ्रेश चैप्टर की हमने शुरुआत किया। और इसके पहले अगर हम बता दें आपको, तो हमारा जस्ट इसके पहले का जो चैप्टर नंबर 5 था ग्रेविटेशन, वो हमने टोटली कंप्लीट किया था। आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के पहले लेक्चर की, यानी कि कंसेप्चुअल लेक्चर होने वाला, इंट्रोडक्शन, बेसिक चीजें बताएंगे आज इस लेक्चर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होगा, तो ध्यान से जरूर देखना। तो सबसे पहली बात दोस्तों, नाम से पता चलना चाहिए कि ये पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। यानी कि सॉलिड जो होता है उसके कुछ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में हम लोग को चर्चा करना है। तो सबसे पहले सवाल ये उठता है दोस्तों, व्हाट डू यू मीन बाय अ सॉलिड। एक सॉलिड का मतलब क्या होता है। वी नो दैट, आप सभी ने पढ़ा होगा, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। मतलब लाइक बचपन से ही हम लोग को जब साइंस पढ़ते हैं हम लोग, तो ये पढ़ाया जाता है कि जनरली देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 ही टाइप के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। एक होता है हमारा सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, एंड तीसरा जो चीज होता है वो होता है गैस। ये 3 चीज दुनिया में प्रेजेंट है, ऐसा हमें बताया जाता है। लेकिन इसके अलावा भी और होते हैं, प्लाज्मा होता है और भी एक होता है। तो नॉर्मली हम लोग को बस फोकस रहना होता है जब तक हम लोग नॉर्मली पढ़ाई करते हैं, तो इसमें हम लोग को फोकस ये 3 चीज के ऊपर ही पढ़ना पड़ता है, और यही 3 चीज के ऊपर ही आपको जो सिलेबस है वो इंक्लूड किया रहता है। लेकिन आज का जो हम लोग बात करने वाले जो चैप्टर है वो सिर्फ और सिर्फ सॉलिड के ऊपर डील करने वाला है। तो व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड। सॉलिड इज अ टाइप ऑफ वी कैन से स्टेट ऑफ मैटर, जिसमें क्या होता है, इस पर्टिकुलर ऑर्बिट, इस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो सभी सिर्फ क्या बनते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द एटम से कॉम्पैक्टली अरेंज एटम कंबाइन होके बनते हैं। यानी कि अगर मेरे पास कोई भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है, यानी कि इसके ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्वियसली वी नो दैट कि एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ एटम्स। छोटे से छोटा एटम से बनाया जाता है। ये सब बेसिक चीज मैं थोड़ा सा बताऊंगा आप लोगों को, ऑलरेडी आपको पता है, आप 11th में हो, फिर भी आपको मैं बता रहा हूं कि ये छोटे से छोटा एटम जो होता है वो एक कंबाइन करके ही बनता है आपका कोई भी ऑब्जेक्ट। यानी कि इसके अंदर क्या है, बहुत सारे टाइप के एटम जो है वो एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज है। एंड इसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो होता है, आपने पढ़ा होगा शायद 10th में या फिर 9th में, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर, ठीक है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसको बोलते हैं। तो ये एटम्स के अंदर बहुत ज्यादा होते हैं, इसके लिए ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा टाइटली अरेंज होते हैं और एक फिक्स स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। तो इन केस ऑफ सॉलिड अगर मैं बात करूं, इनके पास क्या होता है, सॉलिड्स के पास क्या होता है, डेफिनाइट शेप होता है। कोई भी शेप आप देखोगे तो इनके पास प्रेजेंट रहता है। मतलब कोई भी सॉलिड, अगर मैं बोलूं ये सॉलिड है, तो ये क्या है, सिलेंड्रिकल शेप है, ठीक है, दिख रहा है, सर्कुलर सिलेंड्रिकल। तो हर एक सॉलिड के पास एक डेफिनाइट क्या होता है, शेप प्रेजेंट होता है, एक डेफिनाइट उसका वॉल्यूम होता है, यानी कि उसका क्या होता है, एक फिक्स वॉल्यूम है। जैसे कि ये इसका वॉल्यूम होगा, इसके अंदर जितना अमाउंट ऑफ मार्कर का इंक आ सकता है वो उसका वॉल्यूम हो जाएगा। फिर उसका डेफिनेट शेप हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेफिनेट उसका साइज होता है, हर एक का एक फिक्स साइज होता है, आपको पता ही होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो मैं सॉलिड के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि सॉलिड के बारे में जानना भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि हम लोग उसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला कि ये जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का अरेंजमेंट जो होता है, जो एटम्स का अरेंजमेंट है, उसी की वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है सॉलिड का बन रहा है। लेकिन अगर मुझे इसका शेप या फिर साइज या फिर वॉल्यूम इसको चेंज करना होगा, तो मैं कैसे कर सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ जो इसके एटम्स का जो अरेंजमेंट होता है ना, ये अरेंजमेंट को अगर मैंने चेंज किया, यानी कि अगर मेरा अरेंजमेंट जैसे जिस प्रकार पहले अरेंजमेंट था उसको मैंने चेंज कर दिया, तभी जाके मैं इसका शेप या फिर साइज जो है चेंज कर सकता हूं। यानी कि अगर मैं बात बोलूं, इफ आई वॉन्ट टू चेंज द size or the shape of this object, we have to change first its arrangement। इसका अरेंजमेंट सबसे पहले हमें चेंज करना पड़ेगा, तब जाके इसका शेप एंड साइज जो है वो चेंज हो जाएगा। एंड ये चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ फोर्सेस अप्लाई करने पड़ेंगे। यानी कि अगर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसका शेप या फिर साइज को मुझे चेंज करना है दोस्तों, तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एंड ये जो एक्सटर्नल फोर्स रहेगा दोस्तों, वो फोर्स क्या हो सकता है, या तो वो फोर्स टेंसाइल इन नेचर हो सकता है, या तो फोर्स वो कॉम्प्रेसिव इन नेचर हो सकता है। तो ये दोनों तरीके से फोर्स जो है अप्लाई कर से और इसका शेप जो है चेंज कर सकते हैं। कैसे होगा, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल हियर, कि समझ लो एक लोखंड का, आयरन का रॉड है, छोटा सा एक टुकड़ा मैंने रखा हुआ है। अभी इसका मुझे शेप एंड साइज मुझे चेंज करना है। तो जैसे मैंने बोला कि शेप एंड साइज चेंज करने के लिए मुझे इसका अरेंजमेंट चेंज करना पड़ेगा, और अरेंजमेंट को चेंज करने के लिए मुझे एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि बाहरी रूप से मुझे कहीं ना कहीं मुझे एक्सटर्नल फोर्स एक लगाना पड़ेगा। तो वो फोर्स 2 तरीके से लगा
सकता हूं, या तो वो टेंसाइल की तरीके से लगा सकता हूं, कॉम्प्रेसिव तरीके से, दो तरीके से लगा सकता हूं। तो टेंसाइल का मतलब ये होता है कि जो फोर्स अगर मेरा इस डायरेक्शन में आए, यानी कि एक तरीके से समझ लो ये मेरा, जैसे मैंने बोला कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये लोखंड का रॉड है, तो अगर मैं इसको इस तरफ से खींच रहा हूं, ठीक है, टेंसाइल का मतलब होता है खींचना। दिख रहा है आपको, ये इधर से एक फोर्स लग रहा है खींच रहा है, ये इधर से एक फोर्स लग रहा है इसको खींच रहा है, यानी कि ये फोर्स जो है इसको मैं अगर मैं रखने की कोशिश करूं और मैं इसको खींच रहा हूं, समझ में आ रहा है दोस्तों, खींच रहा हूं, तो ऐसे फोर्स को हम लोग बोलते हैं टेंसाइल फोर्स। और कॉम्प्रेसिव फोर्स का मतलब ये होता है कि अगर मेरा फोर्स इस तरफ लग रहा है कि वो ऑब्जेक्ट को दबा दे, यानी कि उसको एक तरीके से दबा रहा है, यानी कि कंप्रेस कर रहा है, समझ में आ रहा है दोस्तों, कंप्रेस कर रहा है, तो वो चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्रेसिव फोर्स। तो ये ही दो तरीके से फोर्स हम लोग अप्लाई कर सकते हैं एक्सटर्नल रूप से, ताकि इसका मैं अरेंजमेंट और उसका जो साइज या फिर शेप है वो क्या कर सकूं, चेंज कर सकूं। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि क्या हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका जो शेप एंड साइज जो हम चेंज कर पा रहे हैं बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल फोर्स, तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से शेप या फिर साइज जो चेंज हो रहा है, वो पर्टिकुलर चेंज को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना है आपको। यानी कि जो हमने चेंज किया यहां पे, जो मैं शेप या फिर साइज को चेंज कर रहा हूं, यानी कि एक तरीके से ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रहा हूं, डिफॉर्म कर रहा हूं, यानी कि उसका शेप को मैं चेंज कर रहा हूं, तो वो जो प्रोसेस होता है दैट इज द चेंज ऑफ द साइज और शेप ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिफॉर्मेशन। ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो कोई आपको पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉर्मेशन, तो डिफॉर्म हो गया, तो कोई भी चीज डिफॉर्म हो गया कैसे बोलोगे, कि अगर उसका शेप या फिर साइज जो हुआ होगा वो अगर चेंज हो गया हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिफॉर्म बोलेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा मैं रफ करके और भी कुछ आपको बताना चाह रहा हूं प्रॉपर्टीज, इसके बारे में मैं आपको चर्चा करूंगा, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज आपको टोटली क्लियर करके मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पहला लेक्चर है, क्योंकि ये चैप्टर का बेसिक चीजें बताने वाला हूं। छोटा लेक्चर ही रखूंगा, ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं रखूंगा, ठीक है? तो स्टार्ट का ये सब चीजें आप ध्यान से देख लोगे तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, वैसे ही आपको और भी ज्यादा मजा आता रहेगा। तो कोई भी चिंता करने की और घबराने की जरूरत नहीं है, मैं हूं यहां पे, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? तो ये तो बात हो गया आपका डिफॉर्मेशन का। और जैसे मैंने बोला कि डिफॉर्म जब ऑब्जेक्ट हुआ, यानी कि जो मेरा ऑब्जेक्ट था इसको मैंने क्या कर दिया, अरेंजमेंट इसका कोई भी एक्सटर्नल फोर्स लगा के क्या कर दिया, चेंज कर लिया, यानी कि ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, डिफॉर्म हो गया। और ये ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना, वो प्रोसेस को हम लोग डिफॉर्मेशन बोलते हैं। ऑब्जेक्ट का हो गया है डिफॉर्म, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिफॉर्म हो गया, प्रोसेस को डिफॉर्मेशन बोलते हैं। लेकिन जो ऑब्जेक्ट को जो फोर्स हमने लगाया डिफॉर्म करने के लिए, वो फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये चीज भी आपको याद रखना है, क्या बोलेंगे, डिफॉर्मिंग फोर्स। यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम लोग फोर्स लगाते हैं ना, एक्सटर्नल वाला, उसके वजह से ऑब्जेक्ट के शेप एंड साइज में चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि वो डिफॉर्म हो जाता है, तो वो पर्टिकुलर फोर्स को हम लोग बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। एंड यहां पे एक चीज बोल सकते हैं कि लार्जर द डिफॉर्मिंग फोर्स, जितना बड़ा हमारा डिफॉर्मिंग फोर्स रहेगा उतना ही बड़ा मेरा डिफॉर्मेशन होगा। करेक्ट है? यानी कि अगर मैं ये ऑब्जेक्ट के ऊपर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दूं तो समझ लो कुछ डिफॉर्मेशन हुआ, ये डिफॉर्मेशन हो गया, बड़ा हो गया। समझ लो उसके ऊपर 25 न्यूटन का फोर्स लगा दूं तो वो ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा। यानी कि जितना ज्यादा मैं डिफॉर्मिंग फोर्स लगाऊंगा उतना ही ज्यादा मेरा क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी के अंदर दो टाइप के डिफॉर्मिंग चेंजेस आते हैं, यानी कि जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो दो तरीके से हो सकते हैं। वो कौन से दो तरीके हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा, ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। अब जैसे मैंने बोला कि यहां पे जो डिफॉर्मेशन है वो दो तरीके से हो सकता है। तो अगर मेरा जो डिफॉर्मेशन है, ठीक है ना, अगर मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे कि जब भी मेरा डिफॉर्मेशन जो है वो अगर आप लोग का ऐसा लग रहा है कि वो डिफॉर्मेशन लगने की वजह से जो आपका साइज या फिर शेप है ऑब्जेक्ट का वो चेंज तो हो रहा है, लेकिन चेंज होने के बाद जब मैंने वो फोर्स को वापस हटा लिया तो वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से उसका ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो यानी कि एक एग्जांपल मैं लूं अगर, ठीक है ना, ये एग्जांपल मैं लेता हूं रबर बैंड का, ठीक है ना, एक रबर बैंड है, लेट्स सपोज मेरे पास एक रबर बैंड है। ये ध्यान से देखना, ये आप लोगों को शायद पहले भी पता होगा, आपने ये चीज पहले भी पढ़ा है, लेकिन यही चीज हम लोग को 11th में क्या पढ़ना होता है, उसी का ओवरव्यू और थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है। तो जैसे कि अगर आप देखोगे दोस्तों कि ये समझ लो मेरा एक मार्कर है, करेक्ट है, ये क्या है, मेरा मार्कर है। ये मार्कर में क्या कर रहा हूं, एक तरीके से खींच रहा हूं, समझ लो ये मार्कर नहीं, एक तरीके से रबर है, मार्कर का है लेकिन साइज समझ लो रबर का है, ठीक है? तो रबर बैंड हम जब खींचते हैं दोस्तों तो क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं, खींचने का मतलब क्या है, हम फोर्स लगा रहे हैं। हम लोग जब खींचते हैं दोस्तों इसका मतलब क्या है, हम फोर्स लगा रहे हैं। तो जैसे हम लोग फोर्स लगाया तो वो रबर बैंड जो था इतना सा वो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने फोर्स लगाया हुआ था, एक्सटर्नल फोर्स लगाया था, टेंसाइल फोर्स लगा हुआ था। लेकिन जैसे वो रबर बैंड को मैं जो हाथ मैंने पकड़ के रखा था, फोर्स लगा के रखा था, उसको मैं छोड़ दूंगा तो जैसे मैंने छोड़ दिया वो रबर जो है छोटा हो जाएगा फिर से, यानी कि जिसका जितना उसका ओरिजिनल शेप था उतने शेप में वो फिर से वापस आ जाएगा। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि
जब भी ऐसा होता है कि वेन एवर एनी एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट एंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ दैट फोर्स द ऑब्जेक्ट रिगेन इट्स ओरिजिनल पेस एंड रिगेट्स इट्स ओरिजिनल साइज और शेप, तो वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, वो प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इलास्टिसिटी बोलते हैं, माफ कीजिएगा, उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंटली चीज ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम जो भी फोर्स लगा रहे हैं वो किस पे लगा रहे हैं, रबर बैंड के ऊपर लगा रहे हैं, यानी कि जो मेरा डिफॉर्मेशन फोर्स जो मैं लगाऊंगा, जो मेरा डिफॉर्मिंग फोर्स मैं जो लगा रहा हूं वो एक रबर बैंड के ऊपर लगाऊंगा, तो वो चीज के ऊपर लगने के बाद मेरा शेप तो चेंज हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने अपना फोर्स को हटा दिया तो उसका शेप वापस से ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इलास्टिसिटी बोलते हैं। ये चीज याद रखना, आगे भी मैं आपको बताने वाला हूं ये चीज। आगे एक टॉपिक और है हमारा जो आज के दिन पढ़ना है हम लोग को, तो ये चीज इलास्टिसिटी होता है। वैसे ही अगर मैं वही डिफॉर्मिंग फोर्स, सेम डिफॉर्मिंग फोर्स क्या कर रहा हूं, एक ऐसे चीज के ऊपर लगा रहा हूं, लेट सपोज मेरा डो है, आटा, ठीक है ना, आटा आप जानते हो ना, आटा रोटी बनाने के लिए आटा हो गया, या फिर क्ले ले लो, मिट्टी का क्ले हो गया, या फिर आप बचपन में क्ले से कुछ बनाते थे ना, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट बनाते थे, तो समझ लो ये चीज है, तो समझ लो ये क्ले का टुकड़ा है, तो उसको मैंने क्या कर दिया, फोर्स लगा के, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, उसको खींच लिया, तो खींचा तो क्या हो गया, लंबा हो गया वो, ठीक है, लंबा हो गया, यानी कि मैंने फोर्स लगा दिया। अब वो लंबा होने के बाद जो मैंने फोर्स लगाया था उसको मैंने छोड़ दिया, यानी कि मेरा फोर्स को हटा दिया, तो वो जो क्ले रहेगा उसका शेप वापस से पहले जैसा नहीं होगा, वो जैसे ही आपने जिस शेप में आपने उसको छोड़ा होगा उसी शेप में वो रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी उसके ऊपर लग रही है वो होती है प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं वो फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट का जो डायमेंशन है, जो शेप है, जो साइज है, वो चेंज होता है, लेकिन आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स इट इज नॉट रिगेनिंग इट्स ओन डायमेंशन और शेप, तो वो अपना ओरिजिनल शेप को हासिल नहीं कर पाता है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और छोटा सा टॉपिक है यहाँ पे आज मैं कराना चाहता हूं दोस्तों, की जो कि कंसेप्चुअल नॉलेज आपको मैं देने की कोशिश करूंगा, जिसका नाम है दोस्तों इलास्टिक बिहेवियर इन केस ऑफ सॉलिड। सॉलिड में किस प्रकार इलास्टिक बिहेवियर होता है वो मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा ये चीज। आखिरी टॉपिक है, तो आपका आज का लेक्चर खत्म हो जाएगा दोस्तों। छोटा सा ही लेक्चर रखना चाह रहा था, बेसिक है इसके लिए। तो टॉपिक का नाम यहाँ पे मैं सिंपल सा रख रहा हूं, दैट इज इलास्टिक बिहेवियर। ठीक है, किस प्रकार हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर कैसे इलास्टिक बिहेवियर होता है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इलास्टिक बिहेवियर इन केस ऑफ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड के अंदर किस प्रकार ये इलास्टिक बिहेवियर होता है, काम कैसे करता है, ये सभी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ये चीज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि कंसेप्चुअल नॉलेज यहीं से आपको मिलता है। ठीक है, ओके। तो यहां पे मैं इलास्टिक बिहेवियर की बात करूं तो अगर जैसे मैंने बोला कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है मेरा क्या करता है, एक तरीके से अपना ओरिजिनल शेप जब हासिल कर लेता है, तो ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ द आपका जो फोर्स आपने लगाया था, एक्सटर्नल फोर्स जो लगाया था, आफ्टर द रिमूवल ऑफ दैट फोर्स अगर वो हासिल कर लेता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है ना, तो जो प्रॉपर्टी था वो तो हमने पढ़ लिया कि उसको हमने क्या बोलते हैं कि आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स, वो प्रॉपर्टी को हमने बोला इलास्टिक फोर्स या फिर इलास्टिसिटी, वो प्रॉपर्टी को हमने बोला इलास्टिसिटी। लेकिन जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो काम कर रहा है, यानी कि अगर कोई तो ऐसा ऑब्जेक्ट होगा, जैसे हमने रबर का एग्जांपल दिया था आपको, ठीक है ना, तो जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो काम कर रहा था वो पर्टिकुलर बॉडी जो रहेगी, यानी कि जो ऑब्जेक्ट क्या था, रबर था, यहां पे मेरा बॉडी कौन था, रबर था, तो ऐसे ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली सॉरी, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हमने फोर्स लगाया, वो फोर्स लगाने की वजह से उसका शेप चेंज हुआ, लेकिन जैसे ही हमने फोर्स हटा दिया वहां से तो वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ गया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हमने बोलते हैं इलास्टिसिटी। लेकिन जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो हो रहा है वो ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, क्योंकि वो खुद एक क्या है, इलास्टिक बॉडी है। जैसे कि रबर बैंड होते हैं, वो क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं ना खुद से ही, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। एग्जांपल्स अगर मैं बात करूं, रबर होता है, रबर के अलावा मेटल्स होते हैं, ठीक है, क्वार्ज होता है, ठीक है ना, क्वार्ज ग्लास जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये सब कुछ एग्जांपल्स है जो कि आपको एग्जाम में अगर पूछता है कि राइट डाउन सम एग्जांपल ऑफ द इलास्टिक मटेरियल और परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल, यू कैन राइट इट डाउन, रबर, मेटल्स एंड क्वार्ज आर सम एग्जांपल्स जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर कोई बॉडी जो है हमारा, जो मैं आपको बता रहा था कि परफेक्ट इलास्टिक बॉडी तो आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर कोई ऐसा बॉडी है जिसपे हमने फोर्स लगाया, लेकिन फोर्स लगाने के बाद तो उसका शेप तो चेंज होना ही है ऑब्वियसली, लेकिन जैसे मैंने फोर्स हटा दिया, बाद में फोर्स को रिमूव कर दिया, फिर उसके अंदर जो शेप और साइज जो रहेगा वो अपने ओरिजिनल शेप से वापस से नहीं आएगा। जैसे मैंने प्लास्टिक का एग्जांपल दिया आपको, सॉरी डव का एग्जांपल दिया, आटे का,
और क्ले का एग्जांपल दिया। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, प्लास्टिसिटी बोलते हैं। अभी अभी मैंने आपको बताया कि अगर मेरा कोई भी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैंने एक फोर्स लगाया तो उसका शेप चलो चेंज हो गया, फोर्स लगाने के बाद शेप चेंज हो गया, लेकिन जैसे फोर्स को रिमूव कर दिया वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पा रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं प्लास्टिसिटी। एंड जो मटेरियल के ऊपर यानी कि जो बॉडी के ऊपर वो काम कर रहा है उसको हम लोग बोलेंगे परफेक्टली, क्या बोलेंगे, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। जैसे हमारा इलास्टिक बॉडी था, इलास्टिसिटी के लिए इलास्टिक बॉडी था, वैसे ही प्लास्टिसिटी के लिए क्या है दोस्तों, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी रहेगा। और एग्जांपल इसमें बहुत सारे, अभी अभी हमने देखा कि आपका आटा हो गया, डव, क्ले हो गया, फिर प्लास्टिक खुद होते हैं, जितने भी टाइप के प्लास्टिक मटेरियल होते हैं ये सभी क्या होते हैं, प्लास्टिक बॉडी होते हैं। और इसके अंदर अगर हम फोर्स लगा तो देते हैं, लेकिन वो फोर्स की वजह से चेंज हो जाता है शेप, लेकिन जैसे ही फोर्स हटाएंगे वो अपना ओरिजिनल शेप को हासिल नहीं कर पाएगा। तो यही चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। क्लियर है दोस्तों? तो यही था हमारा सेकंड टॉपिक आज का, जो कि उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय प्लास्टिसिटी, व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, व्हाट डू यू मीन बाय परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, ये सभी चीजें, साथ ही में क्या क्या प्रॉपर्टीज जो होती है शुरुआत में हमने देखी, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर, पहला चैप्टर का कंसेप्चुअल लेक्चर, मतलब पहला लेक्चर जो था इस पर्टिकुलर चैप्टर का, वो आपको क्लियर हो गया होगा। जल्दी आपके सामने मिलेंगे लेक्चर नंबर 2 के साथ, जिसमें और भी बेहतरीन मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो रहेगी सॉलिड की, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे एंड सब चीज आपको क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताना है और अपनी राय और सजेशन जरूर से देना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो। एंड अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।